बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। इसको पाकिस्तान की बदकिस्मती कहें, पाकिस्तान के सिस्टम का मातम कहें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो ही इतने ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि पहले एक जमाने में शायद समझा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर मूवमेंट से पहले 24 घंटे पहले ही अंदाजा हो रहा है जिस तरीके से चीजों को अनफोल्ड किया जा रहा है, पता चल रहा है। और बदकिस्मती सबसे ज्यादा ये कि हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जी हाँ, वो मुकम्मल तौर पर प्रिडिक्टेबल भी हो गए, उनकी नीयत भी पता चल रही है, उनका खासा भी पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है कि उनको टारगेट किस किस्म के मिले और उनके किन टारगेट को कितने वक्त में उन्होंने हिट करना है। और ये तमाम चीजें कभी एक जमाने में उमर अता बंदियाल साहब से मुतल्लिक कही जाती थी, और लेकिन जब उमर अता बंदियाल साहब ने अदम एतमाद वाला मामला हुआ और फिर कासिम सूरी और दीगर के हवाले से इंदिया दिया कि उनके ऊपर अगर चाहे तो पार्लियामान आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट कर सकती है, यहाँ तक बात हुई। फिर हमें पता चला कि उमर अता बंदियाल साहब कितने कमजोर वाक़या हुए हैं, ना पंजाब में इलेक्शन करवा सके, ना KPK में इलेक्शन करवा सके अपने अहकामात के बावजूद। रिट इस हद तक कमजोर कर दी गई थी। लेकिन काजी फाइज साहब के पीछे इस वक्त पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट भी वो जिसको आप फॉर्म 45 वाली कहें या फॉर्म जो मर्जी कहें, लेकिन बहरहाल पूरा सिस्टम इस वक्त उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जिस जज से मुतालिक उन्होंने कहा था वो तमाम बातें अब कुल्लम कुल्ला काजी फाइज साहब की शक्ल में अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। काजी फाइज साहब ने वही किया जो हमने आपको रात को बताया था कि भाई ऐसे होगा। कमेटी सुबह 9 बजे तश्कील दी गई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी, उसको उन्होंने बुलाया और मैंने कहा था कि काजी साहब इतनी जल्दी में है कि काजी साहब आज इसकी समाअत भी शुरू कर देंगे। और कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल किए बगैर काजी फाइज साहब ने ना सिर्फ कमेटी का इजलास बुलाया, और फिर वो कहते हैं कि मैंने उनके स्टाफ के पास मैसेज भेजा था, मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज है, कि आप इस कमेटी में शकील हो, तो स्टाफ ने कहा कि उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। अच्छा, इसके अलावा फिर भी इजलास बुलाया गया, फिर बेंच भी अपनी मर्जी का तश्कील दिया गया, और मजे की बात बेंच में जज भी हम ख्याल शामिल किया, और वही जज जस्टिस नईम अफगान साहब, जी हाँ, जिनसे मुतल्लिक पहले ही बहुत सवाल उठाए जाते हैं। जब मखसूस नशिस्तों का फैसला, तफसीली फैसला आया, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात बता दी कि ये 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अदालत की सेक्रेटरी को बरकरार नहीं रखा, और अपने इख्तलाफी नोट के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि अगर आप चाहें तो गैर आइनी फैसले के खिलाफ अमल ना करें। और फिर उन 2 जज जिसमें नईम अफगान शामिल थे, उनके मुताबिक ही नईम अफगान, उनके बाद ही ये तमाम मामला हुआ। फिर ये जिस तरीके से एक्ट आया और फिर उसके बाद आर्डिनेंस आया और लागू हुआ, तो जस्टिस नईम अफगान साहब की क्रेडिबिलिटी तो किसी से ढकी छुपी है नहीं। बहरहाल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी के मिनट्स शाया हुए, जारी किए गए, उसमें यह बताया गया कि 63A नजर सारी दरख्वास्त के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल अपनी बेंच में बैठने के लिए वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी का इजहार किया। आज 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का इजलास हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के स्टाफ से रब्ता किया गया, उन्होंने इजलास अटेंड नहीं किया और उन्होंने शामिल होने से इनकार किया। ये आज की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का जो इजलास था उसके मिनट्स के अंदर ये लिखा है कि उन्होंने इनकार किया। अब हम नईम अफगान साहब को शामिल करें, अपनी मजबूरी बताई कि जी नईम अफगान साहब शामिल कर रहे हैं। भाई मुझे ये बता दे अतर मिनल्ला साहब किधर है, मुझे बता दे जस्टिस आयशा किधर है, मुझे दीगर जस्टिस रिजवी किधर है, नईम अफगान साहब क्यों? सर, एक पूरे परफेक्ट वे में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तमाम मामला तो रहे नहीं। एक बंदे की गैर हाजिरी पर 2 बंदों ने, यानी काजी फाइज साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने नया बेंच तश्कील दे दिया। कैसे? अच्छा, ये चीजें मैं इतना तो चैलेंज हो सकती है और रिवर्सेबल भी है, मगर इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितने सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रूल्स एंड रेगुलेशन को कहते हैं वो तो कहते नहीं, ये कोई छोटी चीज नहीं है। अपकमिंग दोनों चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, दोनों शदीद किस्म का इख्तलाफ कर रहे हैं काजी फाइज साहब से, और बाकायदा तौर पर अपने खतूत से साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि काजी फाइज साहब बाइस्ड है, काजी फाइज साहब प्रेडिक्टेबल है, काजी फाइज साहब कॉम्प्रोमाइज है। उनके खतूत से ये तमाम चीजें आया है कि काजी फाइज साहब को एक सर्टन लाइन और दी गई है जिसको उन्होंने टो करना। डेफिनेटली एक लाइन में तो उनकी अपनी एक्सटेंशन भी शामिल है, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें सामने आ रही है।
अब तक की जो समाअत का आगाज है, समाअत जिस वक्त मैं आपसे बात करूं इस वक्त जारी है और मैं भी एक जगह पे जा ही रहा हूं, लेकिन उसमें जो वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के बैरिस्टर जफर साहब ने समाअत के आगाज में एतराज़ उठाया इसी 63A की आज रिव्यू के समाअत के ऊपर। तो बेंच की तश्कील पर तो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि ये क्या तरीकाकार है, आप अपनी बारी में बोलें, तो आप अपनी सीट पर बैठे, तो वो दोबारा उठे। सारी बातें एतराज़ है बेंच पे, तो शुरू में बताएंगे कि आखिर में बताएंगे समाअत के दौरान। तो उन्होंने कहा दोबारा बोले, तो काजी साहब बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, बल्कि गुस्सा किया। उन्होंने कहा आपको हमारी बात समझ नहीं आती, हम आपको इज्जत देते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो आप भी थोड़ा ख्याल रखें। तो बहरहाल मैंने फिर बोला कि समाअत तो जो एतराज़ होता है वो समाअत के आगाज़ पे होता है, तो अगर आपने एतराज़ को सुनना हो तो शुरू में सुनते हैं, आप समाअत के आखिर में नहीं सुनता। तो अगर काजी साहब ना दाएं देख रहे ना बाएं, तो बिल्कुल नाक की सीध में जा रहे, जिस चीज़ का उनको एक टारगेट दिया हुआ है जिसपे उन्होंने हर हाल में हिट करना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब हैं, वो दलाइल दे रहे हैं, और इतना मैं आपको बता दूं, लिख के दे दूं। मैंने बोला काजी फाइज़ साहब इतने प्रेडिक्टेबल हो गए, तो यार हम भी थोड़े से टुल्ले मारे, और टुल्ले हमारे सारी बड़े बेहतर तरीके से जा रहे हैं। तो उस टुल्ले में ये है कि इस फैसले का अंदाजा ये है कि सर फ्लोर क्रॉसिंग की बाकायदा तौर पर इजाजत मिलनी है। इस फ्लोर क्रॉसिंग में उनका वोट का जो है ना मामला, जिस बंदे ने अपनी सियासी वाबस्तगी के बावजूद उसकी मुखालफत में वोट डाला है, उसका वोट जरूर काउंट होगा, बेशक डी-सीट हो जाए। यानी 26वीं आईनी तरमीम के लिए वो तमाम अफराद 6, 7, 8 जिनको एक जगह पे हिट कर दिया गया हुआ है, उनको फिक्स कर दिया गया हुआ है, उनकी मैं क्या बोलूँ, यानी उनकी चीज़ों को यानी सिर्फ ये रखा गया है। अब तो बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं कि हमारे कुछ अराकीन हमारे राब्ते में नहीं है, तो जाहिर बात है वो वोट देंगे तो किस बिना पे देंगे। अगर ये रिव्यू होगा और इस रिव्यू में ये कहा जाएगा कि उनका वोट काउंट होगा, बेशक डी-सीट हो जाए, तो बाद में सिमनी इंतखाब में उनको दोबारा जिता दिया जाएगा। तो भाई वोट भी काउंट नहीं होगा और डी-सीट भी होंगे, तो फिर कोयले की दलाली में मुंह क्यों काला करना। तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी तसल्ली चाहिए। तो सर यही फैसला है, फ्लोर क्रॉसिंग में वोट जरूर वोट काउंट कराना है। आज बिलावल साहब बलूचिस्तान में भी बैठ के यही बोल रहे थे कि ये तो बड़ी वक्त की जरूरत है जी, 63 है, जमहूरियत के हुस्न का तकाजा है कि हर शख्स को इस बात का अंदाजा हो कि भाई उसको अपना वोट क्यों देना। तो भाई बहरहाल अब हर चीजें जस्टिफाई करते हुए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये चल रहा है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको पता है मियां वाली, फैसलाबाद और मुल्तान और बावलपुर भी शामिल कर दिया, तो उसमें उन्होंने भरपूर एहतजाज का ऐलान किया। उस पर इमरान खान साहब ने बावलपुर को भी शामिल करवाया। तो पंजाब हुकूमत ने जी इस ऐलान के बाद ना 7 अक्टूबर तक मियां वाली में दफा 144 नाफिज कर दिया। आप अंदाजा कर लें कि मामलात क्या होने जा रहे हैं। तो जब 144 से मुराद मुझे और आपको बखूबी इसका अंदाजा है, और मेरे पास ये इतलात है जुम्मे के रोज से पहले, जुम्मे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने ज़िलई सदूर हैं, ज़िलई ओहदेदार हैं, और वो लोग जो मुतहर्रिक हैं, उन तमाम के खिलाफ मुल्क भर में शदीद क्रैकडाउन का आगाज होने जा रहा है जी। और क्योंकि इस बार इमरान खान साहब ने कॉल डी चौक की दी है, और उन्होंने कहा चाहे 2 दिन लगे डी चौक पहुंचना है। और अपकमिंग इवेंट में ये है कि चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, सदर पाकिस्तान आए, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है 16 तारीख को। तो हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उससे पहले किसी किस्म का कोई एहतजाज हो या कोई सीन क्रिएट हो। हुकूमत समझ रही है कि वो ताकत का इस्तेमाल करके वो इस चीज़ को रोक सकती है। तो ये तो 126 दिन के धरने में भी देखा था, बात तो अफहम व तफहीम से होती है। क्या खूब कहा था मरीम साहबा ने कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। तो मेरा ख्याल है उसकी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस का वक्त ना इस वक्त सामने नजर आ रहा है। उमर चीमा साहब एक अच्छे सहाफ़ी हैं, जंग के अखबार से वाबस्ता है, जंग न्यूज़ से, और आज उनकी खबर आई है लियाकत चट्टा साहब से मुताल्लिक़। लियाकत चट्टा याद है ना आपको, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी थे, जिन्होंने इंकशाफात किए थे रिगिंग के हवाले से। इवन काजी फाइज़ साहब का नाम भी बीच में डाल दिया था। उन्होंने कहा किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इलेक्शन रावलपिंडी की सीटें जिताई और सबकी। उसके बाद वो अचानक पुरस्कार गायब हो गए, पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं है ना। तो उमर चीमा साहब बताते हैं कि उनको उनके घर में नज़रबंद किया गया है। उनके घर में घर के किसी फ़र्द को ना बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अब उनकी फैमिली की ख़वातीन को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है, और गार्ड तैनात है, और मखसूस लोगों को सिर्फ उनके घर आने दिया जा रहा है। और उन्होंने इंकशाफ किया कि लियाकत चट्टा साहब ने फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक
फैज़ हमीद साहब से मुतालिक तफ्तीश में बहुत ज़्यादा मदद की है। लेट्स सी, ये चांद भी निकलेगा तो सारी दुनिया देखेगी। मसला है क्रेडिबिलिटी का, मसला है इन तमाम बयानात का यकीन होने का। नहीं तो जिस तरीके से बयानात पिछले 1.5 से 2 साल में हम देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हों या इस तरह के सरकारी अफसरान के, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी मुझे और आपको तस्लीम करने पे भी डिपेंड करता है। ये है फीडबैक से मुताल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला